हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जियोग्राफी से संबंधित एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें कि मैं आपको भारत व विश्व के भूगोल के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। साथ ही मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपने यदि हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। हमारा सही उत्तर है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा थाईलैंड देश करता है। इसे आप जरूर याद रखें। भारत में केरल राज्यों में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, यानी कि भारत में केरल राज्य सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के मामले में त्रिपुरा दूसरे स्थान पर आता है तथा तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है। इन दोनों को भी आप जरूर याद रखें, त्रिपुरा तथा तमिलनाडु को, क्योंकि इनसे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नमी, नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में स्थित है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। हमारा सही उत्तर है गुजरात राज्य भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। भारत में गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल आते हैं। ये क्रम मेरे प्यारे साथियों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे दूसरे नंबर पर राजस्थान, उससे कम तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, उससे कम चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश तथा इन सबसे कम पश्चिम बंगाल। विश्व में चीन सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत आता है। विश्व के मामले में भारत दूसरे स्थान पर मूंगफली का उत्पादन करता है। चीन और भारत दोनों मिलकर विश्व के कुल 50% से अधिक मूंगफली का उत्पादन करते हैं। मूंगफली भारत की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम एरेकिस हाइजोपिया होता है। गुजरात राज्य को भारत में सबसे ज्यादा सरसों के उत्पादन तथा कपास के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ये भी आप जरूर याद रखें कि गुजरात राज्य मूंगफली के सबसे ज्यादा उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि सरसों तथा कपास के उत्पादन के लिए भी पहले नंबर पर आता है। राजस्थान को भारत में सबसे ज्यादा मोटे अनाज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश को भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन तथा दलहन की खेती के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जूट का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होता है, जबकि भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होता है, जबकि भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है। यानी कि इनका हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम बताना है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका। ऑप्शन बी रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन। ऑप्शन सी रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। ऑप्शन डी कनाडा, रूस, अमेरिका, चीन। हमारा सही उत्तर है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के देशों का सही क्रम, पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत, आठवें पर अर्जेंटीना आता है। ये क्रम आप जरूर याद रखें, इनसे संबंधित एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। यह भी याद रखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या के अनुसार विश्व के देशों का सही क्रम, जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे पर भारत आता है,
तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें पर पाकिस्तान, छठवें पर ब्राजील आता है। वैसे तो देखा जाए भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हो गई है, परंतु अभी तक इसे पहले नंबर पर नहीं माना जाता है। जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इस देश की कुल जनसंख्या 800 है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए 6 राज्यों से, ऑप्शन बी 9 राज्यों से, ऑप्शन सी 7 राज्यों से, ऑप्शन डी 8 राज्यों से। हमारा सही उत्तर है 8 राज्यों से होकर भारत से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, यह रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है तथा साथ ही 23.5 डिग्री, जिसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। यह रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर 23 से 30 डिग्री के अंतराल में खींची गई है। भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये सभी 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात में जसदण से, राजस्थान में कालिंझर से, मध्य प्रदेश में शाजापुर से, छत्तीसगढ़ में सोनहत से, झारखंड में लोहरदगा से, पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर से, त्रिपुरा में उदयपुर से तथा मिजोरम में चंफाई से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हो सके तो इन स्थानों को भी याद कर लेना। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी, जिसे कि अरब सागर कहा जाता है, में गिरने से पहले राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। यह भारत की 5 पश्चिमी वाहिनी नदियों में से एक है। पश्चिमी वाहिनी अर्थात पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, इनमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, घाघर नदी, माही नदी तथा साबरमती नदी शामिल हैं। ये नदियां स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। कर्क रेखा विश्व के कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। इन 17 देशों में पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, यूएई जिसे कि संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है, साथ ही सऊदी अरब, इजिप्ट जिसे कि मिस्र कहा जाता है, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मोरितानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास द्वीप समूह और मैक्सिको देश शामिल हैं इन 17 देशों में जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हमारा सही उत्तर है झारखंड से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के ही स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 उत्तर प्रदेश से, 2 मध्य प्रदेश से, 3 छत्तीसगढ़ से, 4 उड़ीसा से तथा 5 आंध्र प्रदेश से। ये सभी राज्य हैं जिनसे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य भूमि में स्थित दक्षिणतम बिंदु किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, सवाल को अच्छी तरह से देख लेना। भारत का मुख्य भूमि में पूछा है, ना कि मुख्य भूमि से दूर। हमारा पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप को, ऑप्शन बी बड़ा निकोबार को, ऑप्शन सी मद्रास को, ऑप्शन डी कन्याकुमारी को। हमारा सही उत्तर है कन्याकुमारी को भारत का मुख्य भूमि में स्थित दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। इंदिरा कोल जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है को भारत का उत्तरी बिंदु कहा जाता है। भारत का मुख्य भूमि में स्थित दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन को कहा जाता है जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। वहीं इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निकोबार जिले और ग्रेट निकोबार तहसील के अंतर्गत आता है को भारत का मुख्य भूमि से दूर सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को पहले पैगमलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। 1984 में इंदिरा गांधी के यहां आने के बाद इस पॉइंट का नाम इनके नाम पर इंदिरा पॉइंट रखा गया था। भारत का पूर्वी बिंदु बालागू या किविथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर या गोरमोती कच्छ में सरक्रिक गुजरात में स्थित है को पश्चिमी बिंदु कहा जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा बांग्लादेश की सीमा से लगती है? ऑप्शन ए मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा। ऑप्शन बी नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल तथा मणिपुर से। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम तथा मेघालय। हमारा सही उत्तर है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा। इन सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 4096 किलोमीटर या 2545 मील लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। मेरे प्यारे साथियों, आप याद रखें कि 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं। भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं। इनमें शामिल हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। असम की बांग्लादेश के साथ 262 किलोमीटर यानी कि 163 मील सीमा लगती है। त्रिपुरा की 856 किलोमीटर सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ। मिजोरम 318 किलोमीटर सीमा साझा करता है। मेघालय 443 किलोमीटर यानी कि 275 मील सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, जबकि पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर यानी कि 1378 मील सीमा साझा करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा को डुरंड रेखा किस देश की सीमा से अलग करती है? ऑप्शन ए बर्मा से, ऑप्शन बी नेपाल से, ऑप्शन सी तिब्बत से, ऑप्शन डी अफगानिस्तान से। हमारा सही उत्तर है अफगानिस्तान की सीमा से अलग करती है पाकिस्तान को डुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डुरंड रेखा कहा जाता है और यह रेखा 2640 किलोमीटर लंबी है। यह रेखा ब्रिटिश भारतीय सरकार के सचिव मार्टिमर डुरंड और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते का परिणाम है। इस समझौते पर 12 नवंबर 1893 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे, परंतु अब आधुनिक या वर्तमान समय में यह सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। यानी कि हम कहें कि जब डुरंड रेखा की स्थापना की गई थी तब ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत के अंतर्गत ही आता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता क्रम। ऑप्शन ए चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन बी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन सी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। ऑप्शन डी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। हमारा सही उत्तर है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार सही आरोही क्रम है। यानी कि नेपाल सबसे कम, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश की सबसे अधिक। भारत कुल 7 देशों से अपनी भूमि सीमा साझा करता है। इसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान शामिल हैं। ये सभी आरोही क्रम में ही है, यानी कि सबसे अधिक बांग्लादेश तथा सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर यानी कि 2545 मील भूमि सीमा साझा करता है। इस सीमा पर भारत की सीमा सुरक्षा बल के सैनिक तैनात हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ। चीन के साथ भारत 3488 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है। इस सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस तैनात है, जिन्हें की आईटीबीपी कहा जाता है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है, यानी कि जो चीन और भारत के बीच सीमा है उसे ही मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो इन दोनों देशों को आपस से अलग करती है। पाकिस्तान के साथ भारत अपनी 3310 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। इस सीमा पर भारत के सीमा सुरक्षा बल के सिपाही तैनात हैं, यानी कि बीएसएफ के। पाकिस्तान तथा भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। नेपाल के साथ भारत 1752 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। इस सीमा पर भारत की तरफ से सशस्त्र सीमा बल के सिपाही तैनात हैं। म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर यानी कि 906 मील भूमि सीमा साझा करता है। इस सीमा पर भारत की ओर से असम राइफल्स और भारतीय सेना के सिपाही तैनात हैं। भूटान के साथ भारत 578 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है। इस सीमा पर भारत की तरफ से सशस्त्र सीमा बल के सिपाही तैनात हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे कम 106 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। इस सीमा पर भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल के सिपाही तैनात हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? ए, कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी, महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य में, ऑप्शन सी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में, ऑप्शन डी, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य में। हमारा सही उत्तर है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी इस घाटी के दक्षिण पश्चिम में तथा मुख्य हिमालय पर्वत इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। कश्मीर घाटी लगभग 135 किलोमीटर लंबी तथा 32 किलोमीटर चौड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए, हिमालय श्रेणी, ऑप्शन बी, विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी, अरावली श्रेणी। हमारा सही उत्तर है हिमालय श्रेणी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत भारत की सबसे नवीन श्रेणी है जो कि दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बना एक नवीन बलित पर्वत है। विवर्तनिक हलचल के कारण गोंडवाना भूमि यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि कई नदियों के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले बनने शुरू हुई थी। विवर्तनिक हलचल, जिन्हें की टेक्टोनिक्स मूवमेंट कहा जाता है, ये एक तरह की पृथ्वी की हलचलें होती हैं, क्योंकि ये हलचलें पृथ्वी की बाह्य परत की वास्तविक बनावट में हुए परिवर्तनों से संबंधित होती हैं या इन परिवर्तनों से ही पैदा होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं हैं? ऑप्शन ए, उत्तराखंड का, ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन सी, सिक्किम का, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का। हमारा सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में हिमालय की पर्वत श्रेणियों का विस्तार नहीं है, बाकी इन सभी राज्यों में हिमालयों का विस्तार है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम के 2 जिलों अर्थात दीमा, हसाओ और कार्बी एंगलोंग तथा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग आदि को मिलाकर कुल 12 राज्यों तक हिमालय का विस्तार है। हिमालय का विस्तार 2500 किलोमीटर की लंबाई के साथ 250 से 300 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। हिमालय का पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों यानी कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में फैला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए, उत्तराखंड में, ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन सी, पंजाब में, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। हमारा सही उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल का ज्यादातर विस्तार स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी भीतरी या आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह श्रेणी भारत में हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों के साथ साथ पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में पूर्व दक्षिण पूर्व से पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच में है। पीर पंजाल रेंज जम्मू और कश्मीर में पटनी टॉप के पास से शुरू होकर गढ़वाल तक हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। मणिमहेश कैलाश चोटी पीर पंजाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5653 मीटर है। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो मैंने 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच में ही बताया। मेरे प्यारे साथियों, ये पीर पंजाल रेंज की एवरेज हाइट है, यानी कि लगभग इसका ज्यादातर एरिया इस हाइट के बीच में स्थित है, परंतु इसकी मैक्सिमम हाइट 5653 मीटर है, जो कि मणिमहेश कैलाश चोटी की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए, विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत श्रेणी। हमारा सही उत्तर है अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी या श्रृंखला एक प्रकार का पुराना वलित पर्वत है। यह श्रृंखला भारत की भौगोलिक संरचना में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है,
जो करीब 870 मिलियन वर्ष प्राचीन है। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई का राजस्थान में 79.48% यानी कि लगभग 80% विस्तार राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है तथा इस श्रृंखला की दक्षिण की ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत के 4 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा गुजरात में फैली हुई है। इनके साथ ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में भी फैली हुई है। इस श्रेणी का ज्यादातर विस्तार राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी को राजस्थान में आडावाला डूंगर भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है तथा इस चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी तेलंगाना में। हमारा सही उत्तर है तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी भाग में स्थित है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा या डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर हर 12 साल में नील कुरिंजी फूल खिलता है, जो टूरिस्टों को काफी आकर्षित करता है। इन खूबसूरत फूलों के खिलने से नीलगिरी पहाड़ियों का रंग नीला हो जाता है। इसी कारण यहाँ की पहाड़ियों को नीलगिरी पहाड़ियां नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी अन्नाईमुडी। हमारा सही उत्तर है अन्नाईमुडी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुडी चोटी भारतीय राज्य केरल में अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट में स्थित प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुडी चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है, यानी कि 8843 फीट। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन ए राजमहल पहाड़ियां, ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियां, ऑप्शन डी विंध्य पर्वत। हमारा सही उत्तर है सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी एक पर्वतमाला है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। यह पर्वत श्रेणी गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के सहारे पूर्व में छत्तीसगढ़ तक चलती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी भाग से निकलती है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हिरन, तवा, बंजार और सर हैं। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी मध्य भाग से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां बैतूल, पूर्णा और अरुणवती हैं। ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा नदी के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। हमारा सही उत्तर है नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्यों में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत की कुल ऊंचाई 7816 मीटर यानी कि 25,643 फीट है। नंदा देवी पर्वत कंचनजंगा के बाद 7816 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत को उत्तराखंड राज्य में मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सांत घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। हमारा सही उत्तर है केरल में सांत घाटी या साइलेंट वैली स्थित है। सांत घाटी पुरातात्विक उद्यान केरल के पालकी जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। सांत घाटी पक्षियों और जानवरों की कई दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किसका सुमेलन सही नहीं है? ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा कश्मीर में, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा सिक्किम में, ऑप्शन डी सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। हमारा सही उत्तर है लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश से सही सुमेलित नहीं है,
क्योंकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए चोगो लुंगमा हिमनद, ऑप्शन बी बियाफो हिमनद, ऑप्शन सी सियाचिन हिमनद, ऑप्शन डी बाल्टोरो हिमनद। हिमनद को ग्लेशियर भी कहा जाता है। हमारा सही उत्तर है सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है। यह हिमालय के पहाड़ों में पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में 4 बड़े ग्लेशियर स्थित हैं, जिनमें की है सियाचिन ग्लेशियर जो कि 76 किलोमीटर बड़ा है, हिस्पार ग्लेशियर जो कि 61 किलोमीटर बड़ा है, बियाफो ग्लेशियर जो कि 59 किलोमीटर बड़ा है, बालतोरा ग्लेशियर जो कि 58 किलोमीटर बड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? ऑप्शन ए क्रिटेशियस युग में, ऑप्शन बी प्लिस्टोसिन युग में, ऑप्शन सी मायोसीन युग में, ऑप्शन डी कार्बोनिफेरस युग में। हमारा सही उत्तर है क्रिटेशियस युग में भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। क्रिटेशियस युग मध्यजीवी महाकल्प का अंतिम युग था। इस युग में पर्वत निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही थी तथा रॉकी, एंडीज, यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियों तथा पनामा कटक की उत्पत्ति शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? ऑप्शन ए तट से 3 समुद्री मील तक, ऑप्शन बी तट से 12 समुद्री मील तक, ऑप्शन सी तट से 24 समुद्री मील तक, ऑप्शन डी तट से 6 समुद्री मील तक। हमारा सही उत्तर है तट से 12 समुद्री मील तक भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक है। प्रादेशिक समुद्री सीमा जिसे कि टेरिटोरियल सी तथा क्षेत्रीय सागर सीमा भी कहा जाता है। प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र में भारत का या इससे संबंधित किसी देश का संपूर्ण अधिकार होता है, यानी कि समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाती है। ये भारत की ही नहीं अपितु सभी देशों की 12 समुद्री मील तक ही होती है। 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र सीमा विस्तार को समीपस्थ मंडल या कंटीजियस जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र की सीमा तक भारत या इससे संबंधित किसी अन्य देश को वहां तक की साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। 200 समुद्री मील तक के क्षेत्र सीमा विस्तार को अनन्य आर्थिक अधिकार या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र के विस्तार तक कोई देश वैज्ञानिक परीक्षण करने या द्वीप आदि पर अधिकार रखता है, यानी कि 200 समुद्री मील तक वो अपने वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं तथा यदि 200 समुद्री मील के बीच कोई द्वीप आता है तो उस द्वीप पर पूरा अधिकार उस देश का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कुल तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 800 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7415 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6000 किलोमीटर। हमारा सही उत्तर है 7516 किलोमीटर तक भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई में भारत के 9 राज्यों तथा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय रेखा भी शामिल की जाती है। इन सभी की तटीय रेखा को मिलाकर ही भारत की कुल तटीय रेखा 7516 किलोमीटर है। यदि बात करें भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई की तो वह 6100 किलोमीटर है। इसमें भारत के 9 राज्यों जो कि है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, इन सब की तटीय रेखा शामिल होती है भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई में। हमारा अगला प्रश्न है तथा ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, जो कि है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? ऑप्शन ए कार निकोबार द्वीप का, ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान द्वीप का, ऑप्शन सी लिटिल निकोबार द्वीप का, ऑप्शन डी बैरन द्वीप का। हमारा सही उत्तर है बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। बैरन द्वीप की ऊंचाई 354 मीटर है। यह द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी ने आज भूगोल से संबंधित मोस्ट 25 MCQ के बारे में जाना है। साथ ही आपको इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे प्यारे साथियों, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे AS स्टडी क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा।